हेलो बच्चों। आज हम यहाँ पर कुछ डिस्कस करने के लिए यहाँ पर असेंबल हुए हैं और बेसिक कुछ चीज़ें होती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और स्पेशली नीट की जब हम बात करें तो नीट उतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना कि जितने नीट के एस्पिरेंट हैं वो उसको कंसीडर करते हैं। मतलब कंसीडरेशन करने के कुछ पॉइंट ज़रूर हैं कि इतने सारे एस्पिरेंट हो गए हैं, 20 लाख में से ये कंपटीशन होता है और जितने भी नीट के पार्टिसिपेंट होते हैं उनके पास कोर जो है वो 4 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी बॉटनी। पर हर जो एस्पिरेंट है वो एक सब्जेक्ट में डेफिनेटली डरता है या यूँ कहो कि उससे थोड़ा सा घबराता है, और वो डेफिनेटली फिजिक्स है। तो फिजिक्स में क्या वो एक इजी सब्जेक्ट है या उसको इजी बनाया जा सकता है, या वो हमेशा ही बहुत डिफिकल्ट होता है और जितना हम डरते हैं वो बातें सारी सच है? तो यही सब एक्सप्लेन करने के लिए हमें इसकी फिजिक्स सब्जेक्ट की बारीकियां समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं फिजिक्स के रिनाउंड मेंटर, जिन्होंने नीट के लिए और जेईई के लिए बहुत सारे बच्चों को कोचिंग दी है और बहुत सारे इनके स्टूडेंट जो हैं सक्सेसफुल डॉक्टर और इंजीनियर हैं। तो ये आज हमारा सौभाग्य है कि सर से हम बात करेंगे और वो सारी टेक्निकल चीज़ें समझेंगे जिनकी वजह से फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किए जा सकते हैं एक प्रॉपर एफर्ट के साथ। कैसे प्रैक्टिस करते हैं और किस तरह से फिजिक्स के रिगार्डिंग जो फियर होता है उसको कम करते हैं। तो विवेक सर, थैंक यू सर। हाँ, बड़ा खुशी का विषय है कि आज आप हमारे साथ हैं और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो बच्चे मेरे से पूछते हैं और वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल धन्यवाद सर, बताइए। और डेफिनेटली उससे बच्चों को फायदा होगा। तो सर, बहुत एक सिंपल सा ही क्वेश्चन ये है कि क्या फिजिक्स से बहुत डरने की जरूरत होती है, या हर जो नीट एस्पिरेंट है वो जिस तरह से फिजिक्स को लेता है, क्या हम अपने एफर्ट से उसको थोड़ा सा और इजी कर सकते हैं जहां पर बच्चे का डर निकल जाए? या जो एक लेवल होता है कि नहीं, हर किसी में हुआ होता है कि फिजिक्स तो बहुत डिफिकल्ट है, इवन स्टूडेंट लाइफ में हम भी ये मानते थे और इवन हमारे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो भी उनको यही सिखाते हैं कि फिजिक्स तो बहुत खतरनाक है और आप उसमें स्कोर नहीं कर पाएंगे। आप इसमें यूजुअली बोला भी जाता है कि फिजिक्स में चाहो कम ले आओ, बाकी में केमिस्ट्री और जूलॉजी बॉटनी में अच्छे ले आओ तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल। तो क्या ये सारी बातें सही है या इसमें हम कुछ चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं बच्चों। देखो, एक तो क्या होता है कि जब 10th के बाद में आप 11 में आते हैं और जब आप अपना बायो सब्जेक्ट चूज करते हैं तो फिजिक्स में क्या होता है कि मैथ्स की भी एक रिक्वायरमेंट चलती है। तो बच्चा क्या होता है कि मैथ्स के बिल्कुल भी टच में नहीं रहता है। 10th तक उन्होंने जितनी मैथ्स पढ़ी है उतनी तो यूज में आनी ही आनी है, उससे भी थोड़ी अपर लेवल की बच्चों को वहाँ पे मैथ्स यूज में लेनी होती है। तो बच्चे का क्या होता है कि स्टार्टिंग से एक फोबिया हो जाता है कि फिजिक्स तो एक टफ सब्जेक्ट है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप भी देख रहे होंगे कि कई स्टूडेंट है 720 आउट ऑफ 720 तक भी स्कोर कर रहे हैं। इसका मतलब है फिजिक्स में भी 180 आउट ऑफ 180 वो ला रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि नामुमकिन तो अब कुछ भी नहीं बचा है। तो फिजिक्स भी इजी है। बस एक होगा क्या कि जब 10 से 11 में आप आते हैं तो आपके बेसिक जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होने चाहिए। तो कहीं भी आप जब पढ़ते हैं, हमारे हम आकाश में भी जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम बच्चों को बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। हम ये मान के नहीं चलते कहीं से भी कि बच्चे ने 9th 10th में इतनी भी मैथ्स पढ़ी होगी जितनी उसको यहाँ पे फिजिक्स में यूज में लेनी है। हम 0 लेवल से ही बच्चे को क्या करते हैं, वापस से बेसिक मैथ्स कराना स्टार्ट करते हैं। इंटरप्ट करूंगा आपको, सॉरी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर मान लो बच्चा फिजिक्स से डरता है तो उसका एक कारण क्या मैथमेटिक्स है जो उसको नहीं आती है, या उसके बिना भी काम चलता है? उसके बिना काम बच्चों नहीं चल पाएगा आपका, क्योंकि जैसे ही आप आगे स्टार्टिंग के चैप्टर्स के बाद आओगे, मैकेनिक्स जैसे ही स्टार्ट होगी तो वहाँ पे बेसिक मैथ्स बहुत ज़्यादा यूज में आती है। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी पता होगा, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन पार्ट हो गया, वेक्टर हो गया, एक तरह से आप इसको कह सकते हैं VCR, वेक्टर, कैलकुलस और आर को हम आगे चल के रिलेटिव से बात करते हैं। तो इनके बिना ये मान लीजिए फिजिक्स आपकी इनकम्प्लीट है। और जिस भी बच्चे के ये तीनों पार्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको ये मान के चलिए कि फिजिक्स में कोई नहीं रोक पाता है। तो मैथ्स के लिए जो आप बात कर रहे थे कि बिना मैथ्स के तो मतलब बच्चों को फिजिक्स में प्रॉब्लम आनी ही होती है। इसीलिए हम 11 से बच्चों को बिल्कुल प्रॉपर ये बोलते हैं कि 0 लेवल से अपना जो है बेसिक मैथ्स स्ट्रॉन्ग करिए। तो विवेक सर, ये जो मैथ्स बच्चों को 10th तक पढ़ाई जाती है, क्या वो 11th 12th की फिजिक्स के लिए सफिशिएंट है या उसके लिए कुछ अलग से भी कुछ करना चाहिए? क्योंकि जो बायोलॉजी का स्टूडेंट होता है उसको तो 10th तक की मैथमेटिक्स मिलती है, तो उसको क्या 11th के लिए अलग से मैथमेटिकल पोर्शन करना चाहिए, या जो फिजिक्स के साथ साथ ही वो कंप्लीट हो जाता है? और अगर कंप्लीट होता है तो क्या वो सफिशिएंट होता है? मैं ये बोलना चाहूँगा कि केवल अगर आप फिजिक्स के साथ में मैथ्स करेंगे तो वो सफिशिएंट नहीं रहेगी।
इसीलिए हम लोग भी क्या करते हैं, जितने भी हम फिजिक्स के टीचर्स हैं वो बच्चों को स्टार्टिंग में ही मैथमेटिकल टूल्स करके उनको पढ़ाते हैं। तो एक तरह से उनको कंप्लीट हमें मैथ्स नहीं पढ़ानी है, हमें उनको उतना मैथ्स पढ़ानी है या उतने टूल्स यूज में लेना सिखाने हैं जो उनको आगे फिजिक्स में यूज में लेने हैं। तो कंप्लीट मैथ्स नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन 9-10 तक उनको जो मैथ्स पढ़ाई जाती है उसको थोड़ा हम अपर लेवल तक जाते हैं, क्योंकि 9-10 तक बच्चा जो होता है केवल स्ट्रेट लाइन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री का स्मॉल पार्ट्स हो गया, इनको पढ़ता है, लेकिन उसको थोड़े और कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे कवर कराना जरूरी होता है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सर मैथ्स के जो छोटे छोटे जो भी एडिशनल पार्ट हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये सारी चीजें जो है वो 10th तक तो बहुत ज्यादा नई लेवल पे नहीं होती है। बिल्कुल सर, ठीक है ना, वो उस लेवल तक बच्चे को वहाँ पे नहीं पढ़ाई जाती है। बच्चे उसको मैथ्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। मैंने आपसे अभी भी बोला यहाँ पर कि हम उनको टूल्स की फॉर्म में पढ़ाना चाहते हैं, हमें कंप्लीट मैथ्स नहीं पढ़ानी है। तो जिन भी बच्चों को जब 11th में आते हैं, अगर वो 11th की स्टार्टिंग में ही उन मैथ्स वाले जो टॉपिक्स हम उनको पढ़ाते हैं, टूल्स जो उनको सिखाते हैं, अगर उनको वो रेगुलर बेसिस पे मतलब हम ये कहना चाहेंगे फॉर्मूला ही रट लें और उनकी रेगुलर बेसिस पे डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, अगर इनकी प्रॉपर एक प्रैक्टिस करके रखें, तो मैं ये कहना चाहूँगा फिजिक्स में आगे चल के बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आती है। एक पॉइंट मैं और कहना चाहता हूँ कि बच्चे क्या होते हैं कि फिजिक्स को एक रीडिंग करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो फिजिक्स जो है वो एक रीडिंग करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, वो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो हम बच्चों को हमेशा यही सजेशन देते हैं कि जैसे ही आप अपना बेसिक मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने फॉर्मूलेज लर्न कर सकते हैं वो अपने करिए। आगे चल के जैसे ही आप मैकेनिक्स सेक्शन में आते हैं, वहाँ पे ये टूल्स आपको यूज में लेने होते हैं। इवन मैं तो कह रहा हूँ 12th में भी आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हर जगह आपको मैथमेटिकल टूल्स हेल्पफुल रहते हैं। अच्छा सर, एक और प्रॉब्लम आती है बच्चों में कि फिजिक्स जब टीचर ने क्लास में पढ़ाई तो सबको समझ में आया, बिल्कुल अच्छे नोट्स बना लिए, सबको समझ में आ गया। अगर बच्चों से हम डिस्कस करते हैं भाई आपको प्रॉब्लम कहाँ है, तो वो बोलते हैं कहीं प्रॉब्लम नहीं है। पर जब एग्जाम देते हैं, चाहे वो फोर्टनाइटली टेस्ट हो या कोई से भी AIATS हो या फिर नीट भी हो, तो वो उतना स्कोर नहीं कर पाते। बिल्कुल सही बात है, उसको कहीं से कुछ कमी नहीं है, सबको समझ में आया है। तो उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसके बारे में बच्चों ना हम हर स्टूडेंट्स को इसी तरह से बताते हैं कि आपको जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है डेली बेसिस पे, अगर आज मैंने आपको कोई भी 2 पेज या 3 पेज का कंटेंट डिलीवर किया है, तो क्लास में तो देखो क्या होता है कि मैंने नोट सारे लिखवा दिए हैं, एक्सप्लेनेशन भी आपको सारा दिया, लेकिन अगर आप सेम डे जाके उसको रिवाइज नहीं करते हैं तो एक मेमोरी भी एक चीज होती है। नहीं मतलब पर वो उसको जो आपने लिखा है उसको बायोलॉजी की तरह सब कुछ याद कर लिया है, फॉर्मूला याद है उसको, वही मैं आगे मैं आगे आ रहा हूँ सर। तो होता यह है कि ना बच्चे घर जाके अगर उसी को केवल रीडिंग कर लेंगे केवल, तो रीडिंग करने से फिर नहीं हो पाएगा। मैंने कहा ना फिजिक्स जो है वो रीडिंग करने वाला सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। तो आपको क्या करना होता है, डेली बेसिस पे क्लास में चाहे 2 पेज का 3 पेज का जो भी नोट्स अगर लिखवाएं, उसमें क्या होंगे, कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, तो क्वेश्चन की फिर आपको रीडिंग नहीं लगानी है, आपको घर जाके उनको वापस से रफ में अपने सॉल्व करना चाहिए, चाहे वो एक ही क्वेश्चन हो चाहे 2 क्वेश्चन हो, जो भी आपको क्लास में कराए गए। और क्या होगा कि जब आप उनको कर रहे होंगे तो करने के साथ में आपको सेम डे रिवाइज करने से एक बेनिफिट ये रहेगा कि टीचर ने क्लास में आपको किस तरह से उसको ट्रिक सिखाई थी या उसका एक्सप्लेनेशन क्या था। अगर उसको 2 दिन बाद आप करने की कोशिश करेंगे ना, तो आप ये मानिएगा क्लास में टीचर ने आपको 100 वर्ड्स बोले थे ना, तो आपको 20 या 30 वर्ड्स ही याद रह जाते हैं। तो बच्चों में कई बार प्रॉब्लम ये रहती है कि बच्चे जब डरते हैं, अब देखो डर तो क्या होता है, एक अंधेरा भी है, अंधेरे में आपको लगता है कि डर होगा, जैसे बचपन से कहते आए कि अंधेरे में जाएंगे हो जाती है, अंधेरे से डर लगता है, तो अंधेरे में ये मान के चलते हैं कि भूत होगा, लेकिन जब जाके देखते हैं तो पता लगता है कुछ नहीं है। तो वैसे ही फिजिक्स में भी है, फिजिक्स में बच्चों को स्टार्टिंग से थोड़ा सा ये फोबिया बना दिया जाता है कि फिजिक्स टफ है, लेकिन बच्चा क्या करेगा, अगर रेगुलर बेसिस पे जिस तरह से उनको टीचर प्रॉपर गाइड करते हैं कि आपको अपना डेली बेसिस पे घर जाना है, जो भी आपको पढ़ाया है उसको प्रॉपर रिवाइज करना है, जिस तरह से टीचर ने आपको वहाँ पे ट्रिक्स सिखाई थी, एक्सप्लेन किए थे, उनको आपको करके देखना है, जो भी क्लास में आपको क्वेश्चंस कराए थे वापस से उनको रफ में आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, उससे रिलेटेड जो भी आपके पास में कंटेंट जो प्रोवाइड हम करते भी हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपको सेम डे करनी चाहिए। अगर आपने पूरे साल इस तरह से करते रहते ना, तो मेरा ये मानना है कि बच्चों को फिर प्रॉब्लम नहीं आती है, जिसके लिए आप कह रहे थे कि बच्चे डरते हैं। तो पहली बात तो डरना नहीं होता है, फिजिक्स को एक अपना फ्रेंड बनाइए आप, जितना आप उसको फ्रेंडली रखेंगे ना तो उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, और आप डरेंगे तो फिर डर लगेगा, कंफर्म है। और डर में अगर आप कोई भी चीज करते हैं तो फिर सीख नहीं सकते हैं। आप बिल्कुल हैप्पी रह के रखिए, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे तो हमेशा हर चीज आपको आती जाएगी। आप पढ़ने बैठो तो आप पहले ही मान के बोलो ये मुझे आता है,
ये बहुत सिंपल सी चीज है। अगर वही कॉन्फिडेंट, अगर आप माइंड में पहले से ये सेटअप रखेंगे कि यार ये क्या है, तो कंफर्म है कि आप उसमें घबराएंगे और फिर आप उसको सीख नहीं पाएंगे। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आप ये मान के चलिए कि सबसे सिंपल चीज है, ये आराम से मैं कर लूंगा। और नीट लेवल पर वैसे भी फिजिक्स बहुत लो लेवल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें ज्यादा ये मानिए रिसर्च करने पे नहीं जाना है, क्योंकि हमारे लिए केवल क्या है, फिजिक्स हमें यहाँ पे एक सब्जेक्ट है कि जिसको हमें सिलेक्ट करके अपना डॉक्टर के लिए बनना। पर विवेक सर एक बात है, मतलब अगर मान लीजिए बच्चा क्वेश्चन करता है तो घर पे प्रैक्टिस करता है तो वो बहुत सारे क्वेश्चन कर लेता है, आते हैं उसको, पर एग्जाम में वो नहीं कर पाता, तो हम नॉर्मली बोलते हैं भाई उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो प्रैक्टिस वो कितनी करे कि एक कोई बुक ले जिसमें 500 क्वेश्चन है मान लीजिए एक चैप्टर के, वो करे, या कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन करे, या जब तक कि वो बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करेगा तब तक उसका कॉन्फिडेंट नहीं आएगा, उसके मार्क्स नहीं आएंगे। क्या उसके लिए सुटेबल होना चाहिए कि वो सेलेक्टिव क्वेश्चन करे या बहुत सारे क्वेश्चन करे, जैसे 400-500 क्वेश्चन कर ले, या फिर कुछ सेलेक्ट करके 50-60 क्वेश्चन कर ले और उन पर अच्छे से कमांड करे? कौन सी टेक्निक ज्यादा बेटर है जिससे उसके मार्क्स ज्यादा अच्छे? देखिए, हम तो कभी भी किसी बच्चे को बुक्स वगैरह के लिए प्रेफर करते भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि बुक्स में क्या होता है कि एक ही जैसे क्वेश्चन 10 बार दिए होते हैं, तो उन 10 क्वेश्चन को एक ही जैसे को 10 बार करने का इतना कोई ज्यादा लॉजिक नहीं होता। हम तो बच्चों को ये बोलते हैं कि हमारे जितने टीचर्स यहाँ पे जो करा रहे हैं उनका जो कंटेंट है बिल्कुल बढ़िया होता है, हमारा जो मॉड्यूल है वो बिल्कुल बढ़िया है, कंटेंट बिल्कुल अच्छे से मिला हुआ है, और एनसीईआरटी। अगर बच्चा इन सबको भी सिंसियरली कर ले ना, इन सब कंटेंट को ही कर ले, हमारे मॉड्यूल्स को कर ले, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर ले, हमारे और भी हम डीपीपी के एटलाइजर बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, तो हमारा जो कंटेंट है वो ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन के तरीके 10-10 डाटा चेंज कर करके हम उनको करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो हर रिलेवेंट क्वेश्चंस उनको प्रॉपर मिलते हैं, अगर उन्हीं को वो सफिशिएंटली कर लेना तो बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आती है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने से ज्यादा है आप टाइप ऑफ क्वेश्चन करें, और वो एक कैटेगरी होती है कि ये इस फॉर्मूले पे, ये इस टाइप पे, तो ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन करें, डिफरेंट वेराइटीज के सिलेक्टिव क्वेश्चंस करे बच्चा, मतलब कोई उसमें कोई टाइप छूटेगा नहीं, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो कोई किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले पे हो, बिल्कुल सर, और जो एग्जाम में आपको नुकसान पहुंचा सके। बिल्कुल, तो एक सेलेक्टेड क्वेश्चन करें, न कि बहुत ज्यादा बल्क करें। नहीं। और अगर कोई बुक अगर बच्चा करना चाहता है तो हमारा उसको आप कैसे प्रेस्क्राइब करोगे? मान लो बच्चा जिद कर रहा है कि मुझे तो सर बुक से करना ही है, बिल्कुल सर, तो कैसे उसको प्रेस्क्राइब करोगे या क्या उसको इंस्ट्रक्शन दोगे? बिल्कुल, देखिए, अगर बच्चा सिंसियरली है ना, मॉड्यूल हो गया या हमारे जो कैटलाइजर हैं, डीपीपीज हैं, इन सबको कर रहा है, एनसीईआरटी अगर बच्चा सिंसियरली कर रहा है, तो मेरा ये मानना है कि बच्चे के पास में इतना टाइम ही नहीं बचता फिर कि वो आके बोले कि सर मुझे बुक्स भी करनी पड़ेगी। बच्चा क्या करता है कि यहाँ का कंटेंट जो कर रहा है ठीक है, वो अननेसेसरी रिसर्च करने की तरफ जब जाने की कोशिश करता है तब बुक को प्रीफर करता है। अगर आप देखेंगे ना, कभी भी कोई अच्छा बच्चा होगा जो कि शुरू से ही परफॉर्म भी कर रहा होगा, तो कभी वो बच्चा आके नहीं कहता है, या जो स्टार्टिंग से 720 या 700 के अप्रोक्सीमेट मार्क्स अचीव कर रहा हो, तो वो ये नहीं कहता कि सर मुझे कोई बुक भी सजेस्ट कर दीजिए। तो बुक के बारे में तो देखिए, एक प्लेटफॉर्म पे हम कभी बोलना पसंद नहीं करते कि आपको कोई बुक करनी चाहिए। हाँ, आपने जो कंटेंट आपको कोचिंग प्रोवाइड कर रही है, हमारे आकाश से जो हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, एनसीईआरटी बच्चे के पास में होती है, अगर इनको ही बार बार भी बच्चा करता रहे ना तो सफिशिएंट होता है। यहाँ पर हम इतने रेगुलर टेस्ट पेपर्स इनको करवाते हैं, उन रेगुलर टेस्ट पेपर्स को वो करता रहे। आज कोई पेपर हुआ है, 3 महीने बाद में अगर उसको रिवीजन करना है तो उन पेपर्स को भी वो करता रहे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको वो करता रहे, जेईई मेंस के पेपर को वो करता रहे, तो मोर देन सफिशिएंट है कि बच्चा आराम से परफॉर्म कर सकता है। विवेक सर, एक और बात है, मतलब बच्चे ने बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिए, प्रैक्टिस भी कर ली, पर वो एग्जाम में उतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, तो आप जो क्वेश्चन पेपर आता है, लाइक फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी, बॉटनी है, तो बच्चे को आप कौन सा पेपर पहले करें, कितने टाइम में करें, कितना मैक्सिमम टाइम दे, इसके रिगार्डिंग कुछ टिप्स दे सकते हैं? बिल्कुल सर। जी सर। देखिए, नीट के जो बच्चे होते हैं उनको हमेशा से हर टीचर ये बोलना पसंद करते हैं कि आपका जो भी पेपर है उसमें बायो का यानी जूलॉजी और बॉटनी सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले अटेम्प्ट करने में भी क्या है कि उसके लिए एक टाइम आप रख सकते हैं कि 50 मिनट्स में मैं ये सारे क्वेश्चंस कर लूँ, 45 या 50 मिनट्स के अंदर में, क्योंकि होता क्या है कि बायोलॉजी जो है वो ज़्यादातर क्वेश्चन मेमोराइज्ड बेस होते हैं, कोई कैलकुलेशन बच्चे को उसमें नहीं कर, कैलकुलेशंस होती नहीं है, तो आंसर मिल जाएगा, नहीं आता है तो छोड़ के। बिल्कुल, तो बच्चा क्या करे, जो आ रहा है उसको फटाफट करता चले अपना और टिक करता चले, और जैसे ही अपना वो बायो कंप्लीट करता है हैंड टू हैंड अपनी उसको ओएमआर भी फिल कर लेनी चाहिए। ऐसा बच्चे को कभी नहीं करना चाहिए कि ओएमआर में पूरा पेपर पहले कंप्लीट करूंगा और फिल करूंगा, तो ये गलती कभी बच्चा ना करे।
बच्चा हमेशा क्या करे, बायो से स्टार्ट करे, जितने जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन पे चलता चले, क्योंकि बच्चे को देखो रीडिंग लगाते ही आइडिया हो जाता है कि ये मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो वो हैंड टू हैंड उसको टिक करे। उसके बाद में वो केमिस्ट्री पे आए और केमिस्ट्री भी पूरी कोशिश करे कि वो 45 मिनट के अंदर उसको कंप्लीट करे। फिजिक्स के लिए सर कैसे भी करके बच्चे को मोर देन 1 आवर अपना एक रिजर्व रखना ही चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि कई बच्चे बायो में टाइम पूरा लगा देते हैं, केमिस्ट्री में लगाते हैं और बाद में कहते हैं कि फिजिक्स में तो सर हाफ एन आवर ही मिला तो पेपर ही नहीं कर पाए। मालूम पड़ा स्टार्ट किया पेपर और स्टार्ट करने में वो 20 या 25 तक ही पहुंचे और मालूम पड़ा कि जो सिंपल क्वेश्चन थे, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस होते हैं ऐसा नहीं है कि एक सीक्वेंस में सिंपल आ रहे होंगे और फिर एवरेज आ रहे होंगे या मॉडरेट आ रहे होंगे, स्कैटर्ड फॉर्म में क्वेश्चंस होते हैं उसमें। तो हम बच्चों को हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि फिजिक्स का पूरा पेपर जरूर एक बार आपको देखना भी चाहिए, तो उसके लिए बच्चों को टाइम चाहिए होता है। अब बच्चा क्या करता है कि अगर टाइम उसमें कम रखता है फिजिक्स में, तो फिर कंफर्म है कि वो तो मान लीजिए सर कि किसी बच्चे ने किया और प्लानिंग तो वही था कि फिजिक्स के लिए ज्यादा टाइम बचा के रखना है, बिल्कुल पहले बायोलॉजी कम समय में करनी है और फिर केमिस्ट्री भी ऑन एन एवरेज उतने ही टाइम में करनी है, पर ये एक प्लान था। हाँ। पर मान लीजिए उसका प्लान डेविएट हो गया और लास्ट में फिजिक्स के लिए कम टाइम बचा, तो ऐसे में भी क्या वो मैक्सिमम स्कोर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। उसके लिए भी तरीका ये होता है कि जैसे आपने फिजिक्स का पेपर स्टार्ट किया, तो आपने अगर पहला क्वेश्चन पढ़ा है तो आपको लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन सिंपल है, मैं जल्दी से कैलकुलेट करके इसको सॉल्व कर सकता हूँ, तभी उसको अटेम्प्ट करें। आप जितनी जल्दी हो सकता है अपने क्वेश्चंस को करते चलें और जो लास्ट में आपके 45 नंबर तक का क्वेश्चन है वहां तक जरूर पहुंचे, क्योंकि हो सकता है कि कम टाइम में स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस आ गया था वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव वाला आ गया था, तो वहां पे आप मालूम पड़ा जो बाद में इजी क्वेश्चंस थे वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे। हाँ, मतलब तो एक बात है कि अगर आपके पास टाइम कम है तो सिलेक्टिव क्वेश्चंस करें जल्दी हाँ, जल्दी। किसी भी क्वेश्चन में जिद नहीं करें कि हाँ, आपने बहुत मेहनत किया नहीं, है और अगर किसी में कैलकुलेशन लेंदी हो रहा है, कुछ ज्यादा बढ़ रहा है, उसको तो छोड़ alert हो देना जाए चाहिए। कि उसे छोड़ दें, बिल्कुल, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस को जो लेंदी हैं या जिनमें कैलकुलेशन ज्यादा आ रहा है, या तो डायरेक्शन गलत हो रहा है, बिल्कुल। और अगर फिर भी है तो छोड़ के निकले। अगर फिजिक्स में नीट लेवल पे कोई भी क्वेश्चंस करने में अगर आपको 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है ना, या कैलकुलेशन जो आपको लग रही है कि बड़ी टफ सी कैलकुलेशन है, तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर चुके हैं। नीट में अगर आप देखेंगे तो प्योरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन टफ होती नहीं है और इजीली आप 30 to 40 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है सर, तो मतलब अगर मान लीजिए कोई बच्चा डरता है तो ये सारी चीजें समझने के बाद उसका डर निकल सकता है। अगर जो चीजें मैंने उनको वो प्रॉपर तरीके से बताई है, अगर उनको वो रेगुलर बेसिस पे इसको अप्लाई करता है, डेली अपना नोट्स बनाए, घर जाके जो भी टीचर ने उसको पढ़ाए। एक चीज और इसमें मैं बोलना चाहूंगा कि कोई भी चैप्टर है जब बच्चे ने उसको रिवाइज किया है, तो हो सकता है कि रिवाइज पहली बार जब पढ़ रहा है तो उसको 5 घंटे उस चैप्टर के लिए लगे, लेकिन अगर उसको 5 महीने बाद में फिर पढ़े, फिर 5 घंटे लगा रहा है, तो वो फिर वो रिवीजन में नहीं आएगा उसके। तो उसके लिए बच्चों को क्या करना चाहिए कि क्लासरूम में जो पढ़ाया गया था उसको घर जाने के बाद में उससे रिलेटेड उसको शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करने चाहिए। और शॉर्ट नोट्स क्या होता है कि बच्चे की खुद की लैंग्वेज में होते हैं, तो उसको क्या होता है कि बच्चा जल्दी ग्रैप्स कर सकता है, तो उसी से उसको रिवीजन हो सकता है। तो रेगुलर बेसिस पे जो भी आपको क्लासेस में टीचर पढ़ाते हैं, डेली बेसिस पे उसको जाके रिवाइज करिए, उनके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। और एक टाइम बाउंडेशन भी रख सकते हैं आप चाहें तो, कि जब भी आपने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, अब आप एक बार चाहते हैं कि यार मैं भी अपना एक प्रैक्टिस करके देखूं, तो आप हमारे जो आई ट्यूटर पे भी पेपर्स अवेलेबल होते हैं, या मॉड्यूल में भी पीछे आपको एक्सरसाइजेज अवेलेबल है, या आप चाहते हैं नहीं मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले लेता हूँ इस चैप्टर के, तो एक टाइम के अकॉर्डिंग लेकर टाइम बाउंडेशन बनाकर उसको करके रखें। तो विवेक सर, एक और बात है कि जितने भी फिजिक्स में 11th एंड 12th के जो चैप्टर हैं, तो क्या बच्चा उन सबको इक्वल लेवल पे करे या फिर कुछ चैप्टर्स को ज्यादा वेटेज दे, जो ज्यादा मार्क्स अर्निंग है या जो नीट में जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल, या वो डिफिकल्ट हैं तो उनको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा? तो क्या ऐसी अलग अलग स्ट्रेटेजी अलग अलग चैप्टर के हिसाब से बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते या हैं। कुछ ऐसे कौन से चैप्टर हैं जिन पे उसको ज्यादा वर्क करना चाहिए, और कुछ ऐसे चैप्टर हो सकते हैं जो कम वर्क करने पे भी अच्छे माइलेज दे जाते हैं या अच्छे मार्क्स दे जाते हैं? बिल्कुल सही बात है। देखिए बच्चों ना, जैसे ही आप 11th में स्टार्ट करते हैं तो अपना मैकेनिक्स सेक्शन देखते हैं। मैकेनिक्स सेक्शंस के जो क्वेश्चंस की वैरायटी है ना, वो मान लो कि अथाह है, इनफाइनाइट लेवल तक के क्वेश्चंस उसमें बनते हैं। अगर प्योर नीट लेवल तक पे आते हो ना, तो क्वेश्चंस बड़े सिंपल हैं। अब उसको अगर एडवांस लेवल तक लेके जाओगे तो क्वेश्चन थोड़े से टफ मिल सकते हैं। तो नीट वालों के लिए मेरा ये कहना है कि ज़्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट ना करें। तो मैकेनिक्स का जो अगर पुराने टाइम के भी पेपर देखेंगे तो क्वेश्चन बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं,
तो मैकेनिक्स वाला एक सेक्शन ऐसा होता है कि ज़्यादा उसमें आपको कुश्ती लड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सिंपल वैरायटी के क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन जो हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लें, ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट ना करें अपना। उसके बाद में अगर हम चलते हैं तो हीट वाला एक सेक्शन होता है। हीट सिंपल सा पार्ट है, उसमें से भी 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं। इस साल जरूर नीट में कम क्वेश्चंस थे, लेकिन रेगुलर अगर देखेंगे तो 5 to 6 क्वेश्चंस होते हैं, वो इजी होते हैं। ऐसे ही हम 12th के सेक्शन में जब बच्चों आते हैं तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो पूरा बोलते हैं, इलेक्ट्रो, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये काफ़ी लेंदी चैप्टर्स हैं, लेकिन सिंपल हैं। अगर उनको आप प्रॉपर शॉर्ट नोट्स की तरह बना के करेंगे तो उनके भी क्वेश्चंस की वैरायटी जो है वो बेसिक लेवल तक में आप करें। और फिर आता है लास्ट में आपका मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स बहुत छोटा पार्ट भी है और उसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सिंपल टाइप के आते हैं, तो आराम से कर सकते हैं। अच्छा सर, कुछ ऐसे चैप्टर भी हैं जिनमें मतलब न्यूमेरिकल कम आते हैं, क्योंकि डर तो न्यूमेरिकल से लगता ही है। बिल्कुल। तो कुछ ऐसे चैप्टर भी है जिनमें सीधे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल नहीं आते, और वो एक अच्छा स्कोर खड़ा करने में काम आ सकते हैं। देखिए ना, मैं फर्स्ट चैप्टर की बात करना चाहूंगा। जैसे यूनिट एंड डायमेंशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें इस साल भी 3 क्वेश्चन आए थे, प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, सीधे डायमेंशन ही पूछी थी। राइट, ठीक है। उसमें न्यूमेरिकल भी बनते हैं, इतने न्यूमेरिकल्स की वैरायटी उसमें है नहीं, तो सिंपल सा चैप्टर था, उसमें आप आराम से मार्क्स ले सकते थे। तो और बाकी तो मैक्सिमम चैप्टर मतलब नीट में जैसे होता है तो कितने परसेंटेज न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आते हैं, कितने परसेंटेज थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ ऐसा आइडिया तो देखो है बिल्कुल, जो पिछले कई सालों के ट्रेंड देखे गए हैं। तो आप ये मान के चलिए कि देखिए अब तो 2 साल से जो है नीट का पैटर्न भी चेंज हो गया है, क्योंकि सेक्शन बी में बच्चों को 15 क्वेश्चन मिलते हैं। नीट से देखिए इस साल तो नीट का पेपर जो है बच्चों के लिए बहुत खुशखबरी अरे बहुत शानदार पेपर रहा बच्चों के लिए फिजिक्स का। बच्चों ने उसको ऑलमोस्ट जो डरते थे उन लोगों ने भी पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और बहुत अच्छा स्कोर उनको बन रहा है। हाँ बिल्कुल तो सही है। ऐसे पेपर फ्यूचर में आते रहे या आएंगे, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? देखिए पेपर के बारे में तो कोई भी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मेरा ये मानना है कि फिजिक्स का जो नीट के हिसाब से जो वेटेज है वो इतना टफ नहीं है जितना बच्चे उसको लेके चलते हैं। ठीक है, बच्चे को बेसिक लेवल तक में अपनी चीजें हर चैप्टर की करके रखनी चाहिए। अगर वो करके रखेगा ना तो वो आराम से मार्क्स 150 प्लस ला सकता है। 1 या 2 क्वेश्चन ही होते हैं जो टफ आते हैं। अब तो क्या कर दिया नीट ने भी, पिछले साल भी और इस साल भी हमने देखा कि अगर उनको कोई अच्छा क्वेश्चन भी देना है ना तो वो सेक्शन बी में दे रहे हैं, और सेक्शन बी में सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको 15 में से 10 क्वेश्चन करने हैं। अब वो आपको चूज करने हैं कि मतलब कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है। हमें क्वेश्चन छोड़ना भी आना चाहिए। आप ये सोचिए कि अगर कोई भी पेपर आपने अटेम्प्ट किया, 45 क्वेश्चन पूरे अगर आप करके आ रहे हैं, अब उसमें से अगर आप 15 क्वेश्चन अगर इनकरेक्ट कर रहे हैं तो आप 15 क्वेश्चन माइनस में भी जा रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि आप पहले तो नेगेटिव अप्रोच को छोड़िए, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वही करिए। 7 to 8 क्वेश्चन जो होते हैं वो थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। 1 या 2 ही क्वेश्चंस होते हैं पूरे फिजिक्स के पेपर में जो अच्छे क्वेश्चंस हैं। बाकी आप ये कह सकते हो 30 to 35 एवरेज क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा सर, और 30 to 35 करने का मतलब है 120 प्लस तो आराम से बच्चा ला रहा है। बच्चे कई बार ऐसा भी कैलकुलेट करते हैं, उनको लगता है कि 4 क्वेश्चन अगर मैं छोड़ रहा हूँ और मान लीजिए कि वो 4 में रैंडम टिक भी कर देता है, जिसको कहते हैं तुक्का लगाना। तो उसके दिमाग में रहता है कि मैं 4 में तुक्का लगा दूं तो क्या पता 1 सही हो जाए। तो आप इस तरह के स्ट्रेटेजी को किस तरह से देखते हैं सर? वैसे तो देखो, बीइंग ए टीचर हम कभी बच्चों को तुक्का लगाने के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जब बच्चा पढ़ के गया हुआ होता है ना तो 4 ऑप्शन जरूर उसको देखने चाहिए। ऐसा नहीं आंख बंद करके तुक्का लगाना है। अगर आप 4 ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ के देखेंगे, तो आपको अपने आप समझ में आ जाता है कि 2 ऑप्शन तो कौन से नहीं होंगे। जैसे ग्राफ के क्वेश्चंस की हम बात करें, ग्राफ हमें बना के नहीं देखने होते हैं। फिजिक्स के पेपर में आपको ग्राफ चेक करने होते हैं, तो चेक करने में एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा यूज में बच्चे को लेना चाहिए। तो उस समय अगर कहीं पे भी तुक्का लगाना भी है, अगर आप चाह रहे हैं, जिसको हम कभी भी प्रेफर नहीं करते हैं, किसी बच्चे को बोलते नहीं है कि कभी आपको तुक्का लगाना है, फिर भी अगर जैसे आपने पूछा तो मैं किस तरह से उस पर जाना चाहूंगा, तो बच्चे को क्वेश्चन के साथ में ऑप्शन को जरूर देखना चाहिए। फिर उन ऑप्शंस को देख के वो एक बार डिसाइड कर सकते हैं कि हम किस ऑप्शंस को टिक करना चाहिए। आंख बंद करके तुक्का नहीं लगाना चाहिए। अच्छा सर, एक और है, जैसे कैलकुलेशन करते हैं तो जैसे कई बार बच्चों को देखा है हमने एग्जाम में कि वो ऐसे लिख करके सारी चीजें कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो क्या हमेशा एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना जरूरी है या उसके बिना भी काम चल जाता है? नहीं, बिल्कुल चलना चाहिए।
बच्चों को स्मार्ट होना बहुत जरूरी मतलब है। ऐसे भी कुछ क्वेश्चन फोन आते भी हैं जैसे आजकल जी स्मार्ट आ रहे हैं, जी तो बच्चों को भी स्मार्ट होना बहुत जरूरी है डेफिनेटली अगर कि स्मार्टफोन हैंडल करते हैं तो स्मार्टनेस तो बच्चे है को ही, भी स्मार्टनेस लानी बस पड़ेगी। उसको यूज करना होता फ्यूचर डॉक्टर्स हैं है जी बच्चे भी। जी तो मेरा भी ये मानना है कि कई आप ऑप्शंस पहले देख लीजिए कि अगर ऑप्शंस के बीच में गैप काफी ज्यादा चल रहा है तो आप थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लगा के वहाँ जल्दी अपनी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं नीट में जिसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं बिल्कुल है, नहीं, एक राउंड ऑफ कैलकुलेशन करेंगे बिल्कुल तो कर भी सकते हैं, आंसर पे पहुंच बिल्कुल जाते 100% आ सकता है। हैं राइट लेकिन बच्चे को सॉल्व करने से पहले एक बार ऑप्शन देख लेने चाहिए। जी जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चंस थे, अब उसके ऑप्शन ऐसे दे दिए उन्होंने 20, 22, 24 और 26 जी न्यूमेरिकल जी वैल्यू ही आ रही जी है, जी तो फिर वहाँ इतना अप्रोक्सीमेशन पे नहीं जा पाएगा बच्चा। जी लेकिन अगर ऑप्शन ही ऐसे जा रहे हैं 20, 30, 40, 50 तो थोड़ी बहुत बच्चा वहाँ पे अप्रोक्सीमेशन ले सकता है। जी काइनेमेटिक्स में कई बार क्या होता है कि कैलकुलेशन जी की वैल्यू 9.8 लेके करते हैं, कई बार 10 लेके करते हैं, जी तो कई बच्चों तो को ये राउंड ऑफ हो प्रॉब्लम, जाता है, तो मतलब कुछ बच्चों को कई बार कंडीशन रहता है कि 9 पॉइंट, क्योंकि जी की वैल्यू अगर नहीं दी है तो 9.8 लेके चलना है। लेकिन कई बार क्या होता है ऑप्शन 10 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ऑप्शंस को भी देखना पड़ता है। और बच्चा जब रेगुलर बेसिस पे पढ़ता है और प्रैक्टिस करता रहता है ना, तो उसको अपना आप हैबिचुअल हो जाता है कि मुझे कितनी अप्रोक्सीमेशन लेनी चाहिए। जी अच्छा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सर जो बहुत मेहनत करते हैं पर लौट के आते हैं बोलते हैं सर मैंने बहुत तैयारी की पर मेरे मार्क्स नहीं आए, उसके और दूसरी बात ये होती है ना कि वो लगातार एफर्ट करते हैं पर जैसे मान लीजिए कि एफटीज में 120 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें कभी उनके 50 आते हैं, फिर मेहनत करते हैं तो 50-60 के आसपास ही रहते हैं, तो देखिए उनको अगर सिर्फ 100 क्रॉस करवाएं, मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि स्टेप बाय स्टेप अगर बच्चा चले तो थोड़ा थोड़ा जंप ले, मतलब 50 के अंदर वो वर्क कर रहा है तो पहले 100 तक पहुंचे फिर उसके बाद 150 तक जाए, तो 50 वाले बच्चे को 100 तक पहुंचाने के लिए ऐसी क्या चीजें हैं जिन पे वो पहले फोकस करें। बिल्कुल जी आपने तो ये बोला कि बच्चा ना बाद में आता है कि मैंने बहुत मेहनत करी, हाँ ठीक है ना, उसके लेकिन हिसाब से फिर मेहनत करता है फिर भी राइट मेरा आउटपुट नहीं मिला। तो मैं एक एग्जांपल दूं कि एक कार खड़ी हो, राइट 4 इधर से धक्का मारे और 4 इधर से धक्का मारे, तो 8 लोगों ने बहुत मेहनत करी लेकिन कार सही हिली है, ही नहीं है। तो एक जो मेहनत भी है ना वो भी एक मतलब डायरेक्शन सही नहीं है डायरेक्शन चाहिए जी होती है। जी तो बच्चों को क्या है कि रेगुलर अपने टीचर से मिलते रहना चाहिए कि सर मैं किस तरह से इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करूं या कैसे इसको रिवाइज करूं, और टीचर उनको फर्स्ट डे ही हर चैप्टर के बारे में डेली बताते रहते हैं कि इसको आपको किस तरह से रिवाइज करना होता है। और उसका आंसर मैं फिर आपको वही दूंगा कि डेली बेसिस पे बच्चा अगर पढ़ रहा है तो बच्चे को नहीं, क्योंकि अगर आपने स्कूल में भी देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि टीचर क्लास में आता है और कहता है कि चलो बच्चा आज आपका क्लास टेस्ट लेते हैं, तो 1 या 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठते ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डेली स्टडी कर रहे हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं आज नहीं आज नहीं आज नहीं, आज हमारी तैयारी नहीं है। राइट अरे क्यों तैयारी नहीं है? अगर आपने डेली के डेली उसको स्टडी कर रहे थे ना तो फिर कभी आपको ऐसी टेस्टों की भी घबराहट नहीं होती है। राइट तो मेरा तो ये मानना है कि बच्चा आराम से इम्प्रूव कर सकता है। और दूसरा ये कि जैसे किसी भी बच्चे के जो भी मार्क्स आ रहे हैं, तो अगर वो 50 मार्क्स ला रहा है तो पहले वो एक अपना पेपर का पूरा एनालाइज बनाए कि मेरे क्या क्वेश्चन गलत हुए थे, अगर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक ज़्यादा करी है क्वेश्चंस में, या कंसेप्चुअल मेरी कंसेप्चुअल मिस्टेक ज़्यादा हुई है, तो इस तरह से बच्चा पूरा एनालाइज बना के अपने टीचर से उसको डिस्कस करे। टीचर उसको बोलेगा कि ठीक है इस तरह से आपको उनको करना है, वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा। तो सीधे ये नहीं बोलेंगे हम 50 के लिए कि भैया तुझे 120 तक जाना है, पहले उसको एक टारगेट देंगे कि बेटा तुझे 70 या 80 मार्क्स तक आना चाहिए। जैसे अगर मैं एक रैंक के लिए भी बात करूं कि क्लासरूम में अगर किसी के भी कोई भी 720 में से टोटल मार्क्स अगर मान लीजिए 400 आ रहे हैं, तो पहले हम उसको ये नहीं बोलेंगे 700 नंबर की ट्राई करनी है, पहले उसको पॉइंट के हिसाब से चलेंगे कि बेटा तो एक काम कर पहले 450 के अकॉर्डिंग ला। तो 450 के लिए तुम्हें कितना एफर्ट लगाना है, पहले वो एफर्ट लगा लिया। फिर एक कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करनी होती है कि मेरे 1-2 टेस्ट होता है, आज मैंने क्या किया कि बहुत मेहनत करी है, 2 दिन तक रात दिन एक कर दिया, पढ़ाई करी और 700 नंबर लिया है, अगले टेस्ट में टाइम फीस हो गई आपकी, वो भी मतलब नहीं होता है। तो कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करनी होगी। तो पहले अगर आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं तो उसमें आपने 50 मार्क्स या 100 मार्क्स का इंप्रूवमेंट लिया, फिर उसको कंसिस्टेंट रखें 2-3 टेस्टों तक। फिर आप दोबारा से अपने टीचर से या जो भी मेंटर है उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि सर आगे मैं किस तरह से इसको और करूं। तो फिर टीचर आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने हैं कि आप अपने और मार्क्स को इम्प्रूव। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। और देखो स्टेप बाय स्टेप चलने में क्या होंगे, कई बार अप्स एंड डाउन भी आएंगे और वो आने भी चाहिए, तभी आप सीखोगे। अदरवाइज क्या होगा, अगर एक ही डायरेक्शन में आप बढ़ते गए तो एक ओवर कॉन्फिडेंस भी आने लग जाता है कि मुझे तो सब आता है, वही मैं ही भगवान हूँ फिर तो उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप बच्चा चलता चले तो बिल्कुल अपने टारगेट को अचीव कर सकता है। और प्रैक्टिस तो कंपलसरी है इसके लिए।
तो सर जैसे आपकी क्लास में देखा जाता है कि बच्चे बहुत खुश रहते हैं, मतलब ऐसा जो ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं उसके अलावा क्या आप कुछ स्पेसिफिक बता सकते हैं क्यों क्यों बच्चे आपके इतने ज्यादा फैन होते हैं, या ऐसा आप क्लास में ऐसा क्या करते हैं जो बिल्कुल लगे कि हाँ ये विवेक सर के स्टूडेंट हैं और बिल्कुल अलग से दिख जाते हैं, उनके लिए आप कुछ स्पेसिफिक करते हैं? बिल्कुल, पहले तो थैंक यू सर कॉम्प्लीमेंट के लिए। देखिए नहीं, वो आपके क्लास का देखा हुआ है ना परफॉर्मेंस, बच्चे जानते हैं ना, इसलिए बता रहा हूँ। देखिए बच्चों ना, पहली बात तो क्या है कि क्लास में जो भी हम पढ़ाते हैं या मैं जो पढ़ाता हूँ तो एक होता है हंसमुख चेहरा रहना चाहिए, जी सर। एक हैप्पीनेस पे जरूर वर्क होना चाहिए। नहीं, नॉर्मली बच्चे मैथ्स और फिजिक्स के टीचर से थोड़ा डरते हैं ना, वो भी एक कारण है। देखिए वो तो डिपेंड करता है हाँ। बच्चे के और टीचर्स के क्योंकि कुछ बीच तो में। बच्चे हैं टीचर के तो पास डाउट पूछने जाने में डरते हैं। हाँ नहीं, उनको बिल्कुल लगता है कि मैं एक क्वेश्चन लेके गया तो सर पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। नहीं, मैं तो बच्चों वो भी को एक चीज होती बच्चों है। को मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि बच्चों ना, आप सीखने आए हो, आप एक नहीं मुझसे 50 बार पूछो, राइट। मैं आपको 50 की जगह 100 बार बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि बताने के लिए कभी मना है, ठीक है। और हर बच्चा जो है हम अपना बच्चा उसको मान के समझते हैं, और अगर हर बच्चे को अगर मैं अपना बच्चा मान के चलूंगा ना तो कभी उस पे उसकी गलती पे नाराज नहीं होऊंगा। और हम तो कहते हैं बच्चों गलतियां करनी भी चाहिए, एक गलती करो, 2 गलती करो, 50 गलती करो, कोशिश करो गलती रिपीट ना हो। नई नई गलतियां करोगे, नई नई चीज सीखने को मिलेगी। तो क्लास में भी बच्चों को मैं इसी तरह से मोटिवेट करता रहता हूँ कि बच्चों आप गलतियां करनी है बिल्कुल करिए, लेकिन गलतियां नई नई करिए, उनसे आपको सीखने को मिलेगा। और क्लास में थोड़ा सा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखा जाता है और बच्चों को हैप्पीनेस पे वर्क करने के लिए बोला जाता है, तो उस हैप्पीनेस के साथ में हम पढ़ते चलते हैं तो बच्चे थोड़े खुश रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों विवेक सर के इंस्ट्रक्शंस आपने सुने और जितने भी इंफॉर्मेशन सर ने दी है डेफिनेटली आपके फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए और इवन नीट के एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। और आपका जो परफॉर्मेंस है टेस्ट में, चाहे वो कोई भी टेस्ट हो, आपका फोर्टनाइटली टेस्ट हो या फिर AIATS हो या फाइनल नीट ही क्यों ना हो, डेफिनेटली आपको उसमें फायदा मिलेगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू हमारे सर, साथ इतना समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच Thank you. सर।